वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु गवर्नर जनरल की चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि गवर्नर जनरल का पद कहाँ से सृजित किया गया या ये पद क्यों बनाया गया। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले 1600 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया जाता है, जिसका कि प्रारंभ में नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होता है। इसे बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया जाता है। ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब ये कंपनी जब गठित होती है तो इसे 15 वर्षों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त होता है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। अब जब शुरू में कंपनी आती है तो इसके साथ अन्य यूरोपीय कंपनियां भी भारत में व्यापार कर रही होती है, लेकिन ब्रिटिशर्स कुछ ऐसी रणनीति अपनाते हैं जिसके तहत धीरे धीरे ये अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत के मैदान से बाहर कर देते हैं और भारत की जो क्षेत्रीय शक्तियां होती है उनसे भी युद्ध करके उन्हें परास्त करते और भारत की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। अब भारत की राजनीति में इनका जो प्रमुख वर्चस्व स्थापित होता है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर के युद्ध के पश्चात इन्हें बंगाल की पूर्णतः दीवानी प्राप्त हो जाती है। अब बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के बाद 1765 में यहाँ पर द्वैध शासन लगाया जाता है, जिससे बंगाल का अत्यंत अधिक शोषण किया जाता है। बंगाल में अकाल पड़ जाता है, जनता वहां की एकदम त्राही त्राही हो जाती है और जनता कुछ छोटे मोटे छिटपुट विद्रोह भी करती है, जिससे 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग्स का नाम यहां पर भी है और वारेन हेस्टिंग्स का नाम यहां पर भी है। तो अब समझते हैं गवर्नर जनरल का पद कैसे सृजित होता है। देखिए, जब जनता विद्रोह कर देती तो यहां पर क्या होता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट का तात्पर्य यह था कि जितनी भी गलत चीजें की जा रही हैं कंपनी के द्वारा उन्हें यहां से हटाया जाएगा और अब एक उचित तरीके से शासन किया जाएगा। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला प्रावधान ये किया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर पद था इसे समाप्त करके बंगाल का गवर्नर जनरल पद सृजित किया जाता है। तो अब बात किया जाएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। अब अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे तो यहीं से जो प्रथम गवर्नर जनरल है ये भी कौन है, वारेन हेस्टिंग। तो ये चीज याद रखिएगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है। इनका कार्यकाल होता है 1773 से लेकर 1785 तक, अर्थात 73 से 85 तक जितनी भी घटनाएं होंगी प्रमुख सब वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में मानी जाएंगी। अब यहां पर देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में माना जाएगा। 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। देखिए, 1781 का अधिनियम क्या है इसको हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी आज की क्लास में हम लोग सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए क्या होता है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया जाता है। 1774 का रोहिला युद्ध होता है। 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध होता है। प्रथम मराठा युद्ध कहने का तात्पर्य आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा जाता है। तथा 1782 में सालबाई की संधि भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होती है। 1780 से 84 तक द्वितीय मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। आपने पीछे द्वितीय मैसूर युद्ध पढ़ा भी है, जिसकी संधि 1784 में जिसकी समाप्ति 1784 में मंगलोर के संधि के तहत होती है तथा इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु भी होती है। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध, नंद कुमार को फांसी, अवध की बेगमों से ज्यादती, इनके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। देखिए, महाभियोग का मुकदमा इनके ऊपर 1788 में स्टार्ट होता है और ये लगभग 94 तक चलता है, अगर मैं सही हूं तब। देखिए, अब इसके बाद क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसकी भी नींव पड़ती है वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के
द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। देखिए पहली बार भारत में क्या हो रहा है कि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कोई नियम बनाया है। और इसके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, मतलब पीछे भी देखा था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। अगर यहां से पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो भी वारेन हेस्टिंग्स ही माने जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते, देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है। तो याद रखिएगा सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति किसने दिया था? वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड वेलेस्ली ने। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उन पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से लेकर के 1795 तक चला था। माफ कीजिएगा, पीछे मैंने 94 बोला था, यहाँ पर 95 दिया गया। तो देखिए ये वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा 1773 से लेकर 1785 तक। यहाँ जो प्रमुख कार्य किए गए थे इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद क्या, वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो अगला बंगाल का गवर्नर जनरल आता है वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल होता है 1786 से लेकर 1793 तक। अब इनके कार्यकाल में प्रमुख घटनाएं क्या होती है? तृतीय मैसूर युद्ध। तृतीय मैसूर युद्ध का मतलब है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त होता है 1792 में। यहां पर मैसूर को काफी ज्यादा नुकसान होता है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, आधा मैसूर का क्षेत्र ले लिया जाता है। इसके बाद देखिए कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख किया गया था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथककरण किया गया। मतलब कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो सामान्य प्रशासन है उसका राजस्व प्रशासन से अलग कर दिया। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस की देन है। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाओं की प्रारंभ की है। मतलब भारत में जो सिविल सेवा आज चल रही है इसका प्रारूप भले ही बदल गया है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या दिया 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालयों, 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। मतलब देखिए यहाँ पे जो भारतीय न्यायालय है उसे समाप्त किया गया। अब यहाँ पे क्या है कि 4 न्यायालय बनाए गए, जिनमें 3 किसके लिए? बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कानून की विशिष्टता का नियम किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या है, कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। तो कॉर्नवालिस संहिता ये कॉर्नवालिस ने दिया था, इसको भी याद रखना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जॉन सोर की। 1793 से 1798 तक, ये 5 वर्षों तक रहे जॉन सोर। 1793 का चार्टर अधिनियम इनके समय में आया था। निजाम एवं मराठों के बीच खरदा की लड़ाई 1795 में लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों और भी आगे आते हैं, बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए जॉन सोर के बाद जो प्रमुख नाम है वेलेस्ली का नाम है। भाई इनकी सहायक संधि को कौन नहीं जानता है ना। तो देखिए यहाँ पर इनका जो कार्यकाल है 1798 से 1805 तक है। यहाँ पर लिखा है सहायक संधि की नीति प्रारंभ की, है ना। सहायक संधि की नीति को ऐसी नीति होती थी जिसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अब क्षेत्रीय राजाओं से युद्ध नहीं करते थे, डायरेक्ट उनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखते थे कि आप हार स्वीकार कर लीजिए और सरेंडर कर दीजिए और हमारे साथ मिल जाइए। तो सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था। इसको सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद के निजामों ने। इसे याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा भी, यह संधि हैदराबाद के निजाम से होती सबसे पहले। मतलब सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य होता है हैदराबाद। इसके बाद देखिए वेलेस्ली के समय में चौथा मैसूर युद्ध होता है। इस मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर पर भी सहायक संधि ये लोग थोप देते हैं। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक, ये भी वेलेस्ली के समय में होता है। तंजौर 1799 में, सूरत 1800, कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। प्रशासन अपने हाथों में ले लिया मतलब तंजौर ने 1799 ईस्वी में, सूरत ने 1800 ईस्वी में और कर्नाटक ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार कर लिया। बसीन की संधि 1802 में होता है। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य देखिए हैदराबाद यहाँ पर दिया है, इसके बाद मैसूर के बाद तंजौर के बाद अवध है, अवध के बाद देखिए यहाँ पर पेशवा। और अगर नीचे बढ़ेंगे देखिए, और अगर आगे आएंगे तो यहाँ पर क्या दिया, पेशवा के बाद बरार के भोसले, है ना। सिंधिया, ये सिंधिया का समय 1804, जोधपुर 1818, जयपुर 1818, मच्छेरी, बूंदी, भरतपुर। तो ये सब सहायक संधि स्वीकार करते हैं। ये क्रम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपको क्रम मिलाना होता है कि
किस क्षेत्र ने कब सहायक संधि स्वीकार किया था? इसके बाद बात करेंगे सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 7 साल 1807 तक छोटा कार्यकाल होता है ना। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इन्हीं के समय में होता है, 1806 में, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर है लॉर्ड मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम की बात करेंगे 1807 से 1813 तक, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि, तो मिंटो के बारे में अगर देखेंगे तो अमृतसर की संधि 1809 में इनके समय में होती है। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है लॉर्ड हेस्टिंग्स, अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक, और सुगौली की संधि, सागौली यहाँ पे लिखा है, इसको सुगौली या सागौली दोनों कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा तृतीय मराठा युद्ध। तृतीय मराठा युद्ध कब होता है? 1817 से लेकर 19 तक, तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय, बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना। देखिए तृतीय मराठा युद्ध जो होता है, आंग्ल मराठा मतलब अंग्रेज और मराठाओं के बीच में 3 युद्ध होते हैं। 3 युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा परास्त हो जाते हैं और उनका अंग्रेजी कंपनी में विलय कर लिया जाता है। देखिए ये पिंडारियों का दमन करते हैं 1817 से 1818 तक। इसके बाद सिंधिया के साथ संधि करते हैं 1817 में। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। देखिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। इसके बाद देखिए यहाँ पे लॉर्ड एम्स्टर्ड की बात अगर करेंगे तो 28 से 1828 तक, ये 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। प्रथम वर्मा युद्ध की बात करेंगे तो 1824 से 26 तक इन्हीं के समय में होता है। भरतपुर का अधिग्रहण कर लिया जाता है 1826 में एम्स्टर्ड के समय में। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, ये काफी प्रसिद्ध नाम है। विलियम बेंटिक की बात करेंगे तो 1828 से लेकर 35 तक का इनका कार्यकाल होता है। लॉर्ड विलियम ने जुलाई 1828 में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। अगर बात करेंगे विलियम बेंटिक तो इनको जो प्रमुख रूप से जाना जाता है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दिया। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए इनकी सहायता किया था राजा राम मोहन राय ने। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि राजा मतलब किसने सती प्रथा पर रोक लगाने में सहायता किया था? राजा राम मोहन राय ने ये मतलब इनकी सहायता की थी। आपको एक डेटा कमेंट करके बताना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं के समय में ठगी प्रथा का अंत होता है। 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे और अगर आगे बढ़ेंगे, अच्छा देखिए यहाँ पे 1833 के चार्टर अधिनियम को समझना चाहिए थोड़ा सा। 1833 का चार्टर अधिनियम आता है ना। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो देखिए बेंटिक के समय में क्या हो रहा है कि 1833 में एक अधिनियम आ रहा है, मतलब चार्टर एक्ट आ रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किया जा रहा है। तो अगर बात करेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। अब यहीं से एक डेटा और भी क्लियर हो जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, वो भी विलियम बेंटिक को ही माना जाएगा। यहां पर दिया भी है कि 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा किया जाता है। ये भी विलियम बेंटिक के समय में किया जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है देखिए 1831 में मैसूर 1831 में, दुर्ग 1834 में तथा मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति, मतलब जो कॉर्नवालिस ने 4 न्यायालय की स्थापना किया था, 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए, उसकी समाप्ति कर दी जाती है। राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। अब बात करेंगे लॉर्ड मैटकॉफ की 1835 से 36 तक। देखिए इनके समय में प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई थी। तो बस इतना याद रखिएगा, मैटकॉफ के समय में क्या होता है, प्रेस एक्ट पारित किया गया 1835 का। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर अगला जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड की बात करेंगे तो 1836 से 1842 तक। इनके समय में प्रथम अफगान युद्ध होता है 1838 से 42 तक। यहीं पर और इन्हीं के कार्यकाल में रणजीत सिंह की मृत्यु भी होती है 1839 में। एलन बरो की बात करेंगे तो सिंध का विलय किया जाता है 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध होता है 1843 में। एलन बरो का कार्यकाल छोटा होता है। इसके बाद लॉर्ड हर्डिंग की बात करेंगे। हर्डिंग प्रथम की बात अगर किया जाए तो इनके समय में प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध होता है। इसके बाद देखिए और लाहौर की संधि होती है। सामाजिक सुधार यहाँ पर इन्होंने देखे बालिका हत्या तथा नर बलि पर रोक लगाने का प्रयास किया था। ठीक है, या मतलब इन्होंने रोक लगा दी। तो हार्डिंग ने क्या किया था, बालिका हत्या और नर बलि पर रोक लगाया। इसके बाद बात किया जाए भाई डलहौजी की, है ना। अब डलहौजी का नाम कौन नहीं जानता, डलहौजी का नाम डलहौजी की राज्य हड़प नीति, है ना। अब इनका कार्यकाल होता है 1848 से 1856। डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति होती है इसी का परिणाम होता है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उत्पन्न होते हैं। देखिए द्वितीय सिख युद्ध इन्हीं के समय में लड़ा जाता है 1848 से 49 तक।
है ना, तथा पंजाब का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। निचले वर्मा या पेगू का अधिकरण किया जाता है 1852 में। व्यापक के सिद्धांत, देखिए व्यापक सिद्धांत को राज्य हड़प नीति का सिद्धांत कहा जाता है। इसे गोद निषेध प्रथा का भी नाम दिया गया। का शुभारंभ, जिसके अंतर्गत सतारा को सबसे पहले कैप्चर किया गया था। इसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर को कैप्चर किया गया 1849 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1853, नागपुर 1854 तथा अवध। देखिए अवध को जो 1856 में अपने अंडर लिया जाता है कंपनी के अंदर, तो ये यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है, लिया जाता है। अब इसके बाद देखिएगा उड की शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 तथा स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना, ये सब इसके समय में होते हैं। रेलवे माइनूट 1853 में बंबई से थाने के मध्य प्रथम रेल चली। तो ये भी देखिए स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन है, ये कई बार वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पहली रेलगाड़ी कहाँ से चली थी। तो 1853 में बंबई से थाने के मध्य चली थी, किसके समय में, डलहौजी के समय में। इसके बाद दूसरी रेलगाड़ी 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के मध्य चली थी, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए टेलीग्राफ की मतलब टेलीग्राफ को भी ये सुधारता है यहाँ पर डलहौजी, है ना। यहाँ पर ये डेटा इन सब में दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। गंगा नहर को खोलने की घोषणा की गई 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। इसके बाद बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात किया जाए तो 1857, देखिए 56-57, 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है और 1857 का क्या हो जाता है, विद्रोह। अब आप आगे पढ़ेंगे कि जब 1857 का विद्रोह होता है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के पश्चात क्या होता है कि कंपनी का शासन भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत पर शासन ब्रिटिश संसद का होगा। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग समझेंगे कि ब्रिटिश संसद भारत पर किस प्रकार से शासन करती है और भारत में कौन कौन से वायसराय आते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।